हेलो एवरीवन। आज है 3 सितंबर और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी विधेयक, समय सीमा को लेकर विवाद, CSDS जांच पैनल गठन और ASML भारत सेमीकंडक्टर समर्थन की प्रतिबद्धता। जो आज की हमारी पहली न्यूज़ रहेगी, भारत की सेमीकंडक्टर की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसका समर्थन करने के लिए समर्पित जो ASML CEO हैं। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? तो जो ASML है उसके CEO जो क्रिप्टोफ फुकेट हैं, उनके द्वारा सेमिकॉन इंडिया 2025 में भारत की जो सेमीकंडक्टर के लिए महत्वाकांक्षाएं हैं उनको इनके द्वारा समर्थन दिया गया है और उन्होंने भारत को एक नए विचारों वाला केंद्र बताया है जो कि 1 अरब से अधिक दिमाग की क्षमता का उपयोग कर रहा है। यानी कि इनके द्वारा जो क्रिप्टोफ फुकेट हैं, इनके द्वारा भारत को एक नया केंद्र बताते हुए ये जो अरब के व्यक्ति हैं उनसे भी अधिक दिमाग की क्षमता रखने वाले या फिर उपयोग करने वाले देश के रूप में जो है वो इनके द्वारा बताया गया है। और जो ASML है जो कि एक अत्याधुनिक लियोग्राफिकल मशीन है, उसमें यह जो है वैश्विक अग्रणी है। इसको यानी कि विश्व के स्तर पर लिथोग्राफी जो मशीन है इन्हें जो है विश्व में अग्रणी प्राप्त हुई है, यानी कि सबसे आगे हैं। भारत के जो चिप निर्माण है उसमें यह सहायता, ज्ञान का हस्तांतरण और जो तकनीकी सहायता है वह प्रदान करने के लिए जो है वो तैयार हैं। और जो फुकेट हैं इन्होंने भारत में जो सेमीकंडक्टर के उद्योग हैं जो कि आर्थिक विकास के लिए या फिर उनसे जो सर्जन होने वाले रोजगार हैं या फिर देश की जो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता है उनके लिए जो इस चिप कनेक्टर है इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है। कंपनी जो है जो भारतीय चिप का फैब्रिकेशन है उसको और अधिक उन्नत और तकनीकी के साथ में ये जो सशक्त है बनाने या फिर जो विश्व में इसकी आपूर्ति की जो श्रृंखला है उसको भारत की स्थिति में जो है और भी मजबूती लाने की दिशा में जो है यह काम करेगा। और जो सेमीकंडक्टर की तकनीकें हैं यानी कि जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसका आधार हैं जो कि जैसे कि स्मार्टफोन हुए, कंप्यूटर या फिर जो चिकित्सा के लिए जितने भी उपकरण जिनका उपयोग होता है या फिर जो ऑटोमेटिव सिस्टम है जो कि जैसे जो एरिया हैं उनमें उपयोग होती है। और सेमीकंडक्टर जो है एक ऐसी सामग्री के रूप में जो है उपयोग होती है जैसे कि जो विद्युत की चालकता में धातुएं और जो इंसुलेटर हैं उनके बीच में होती है, जैसे कि जो सिलिकॉन है या फिर जो जर्मेनियम है। उन्हीं की तरह ये सामग्री जो है ट्रांजिस्टर, जो डायोड और जो एकीकृत परिपथ है यानी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जैसे जो उपकरण होते हैं उन्हें बनाने में भी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल को अदा करती है। और जो सेमीकंडक्टर की तकनीक के पहलू हैं अगर उन्हें जाने तो जैसे कि जो लिथोग्राफी होता है यह सेमीकंडक्टर की जो चिप हैं उनको बनाने की जो प्रक्रिया है उसके मुख्य हिस्से के रूप में देखा जाता है। जो ASML जैसी कंपनियां हैं इनको और अधिक अत्याधुनिक जो लियोग्राफिक मशीनें हैं जैसे कि EUV यानी कि जो एक्सटर्नल अल्ट्रावोलेट जो लिथोग्राफी है वह बनाती है जो कि सिलिकॉन या फिर जो वेफर्स पर नैनोमीटर होता है, यानी कि नैनोमीटर का स्तर बहुत ही छोटा होता है। जो नैनोमीटर के स्तर से जो सर्किट का पैटर्न है उसको यह बनाती है। और जो ये मशीनें हैं छोटे, तेज और जो ऊर्जा कुशल चिप्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो ये चिप है अगर इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो जो माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी चिप्स और जो सेंसर हैं इन जैसे जो उपकरण हैं उनका डिज़ाइन इसी के अंदर शामिल है। जो ये कंपनियां हैं जैसे कि TSMC है, INTEL है और जो
क्वालकॉम चिप डिज़ाइन है और विनिर्माण में जो है यह सबसे आगे है। भारत का जो स्टार्टअप है और जो कंपनियां हैं, इन जैसे जो शक्ति प्रोफेसर प्रोजेक्ट जो कि स्वदेशी चिप डिज़ाइन पर काम कर रही हैं। और अगर इसके निर्माण के बारे में बात करें तो सेमीकंडक्टर का जो फैब्रिकेशन प्लांट्स है यानी कि जो फैब्स हैं अत्यधिक जटिल है और महंगा है। भारत सरकार की जो सेमीकंडक्टर का मिशन योजना है, जैसे कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड का इनिशिएटिव है, जैसे कि जो स्कीम है या फिर फैब्स जो हैं उनको स्थापित करने और जो अपनी आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ाने पर जो है अपने ध्यान को केंद्रित कर रहा है। टाटा और जो वेदांता जैसे समूह हैं यानी कि गुजरात में फैब्स स्थापित करने की दिशा में भी जो है वो काम किया जा रहा है। और अगर इसका उपयोग देखें तो सेमीकंडक्टर का जो उपयोग है एआई, 5G या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन हैं या फिर जो IoT यानी कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, जैसे कि उभरता हुआ जो एरिया है उसके अंदर ही जो है इसका उपयोग हो रहा है। भारत की जो बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसके लिए यह जो तकनीक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भारत है उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर है, अगर उसके बारे में जानें तो इसके अंदर जो है जैसे कि जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सेमीकंडक्टर जो मिशन है इसके अंदर भारत सरकार ने 2021 के अंदर 76 करोड़ रुपए की योजना भी जो है वो स्टार्ट की थी, जिसका लक्ष्य स्वदेशी चिप का निर्माण करना है और इसका डिज़ाइन और जो R&D है उसको भी बढ़ावा देना है भारत सरकार का लक्ष्य। और जो वैश्विक सहयोग है, जैसे कि ASML जो वैश्विक दिग्गज है, भारत के साथ तकनीकी सहयोग या फिर उसका जो प्रशिक्षण है वह प्रदान कर रहे हैं। भारत का लक्ष्य जो विश्व की आपूर्ति की श्रृंखला है उसमें एक प्रमुख खिलाड़ी बनना है। अगर इसको लेकर जो चुनौतियां सामने आ सकती हैं उन्हें देखें तो इसके लिए जो संभवतः चुनौतियां हैं, जैसे कि इसके अंदर जो है उच्च पूंजी की लागत होगी, यानी कि इसके अंदर पैसा बहुत लगेगा। कुशल जो जनशक्ति है उसकी कमी, यानी कि जो कुशलता है या फिर जो साधारण आदमी है यानी कि जो जन है उनकी शक्ति में भी कमी देखने को मिलेगी। और जो जटिल तकनीक हैं उसकी आवश्यकता होगी। भारत के लिए जो है यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। हालांकि जो IITS है या फिर जो इनसे रिलेटेड अन्य संस्थान हैं उनमें R&D को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो ASML है उसकी भूमिका के बारे में जानें कि जो ASML है वो क्या है। तो जो ASML है यानी कि जो EUV मशीनें हैं जो कि 3nm और जो 2nm जैसे अत्याधुनिक जो चिप हैं उनको बनाने में जो है ये सक्षम है। भारत में जो ASML की तकनीक है उसकी सहायता या फिर जो प्रशिक्षण है या फिर अन्य जो संभावित उपकरण हैं उनकी आपूर्ति के माध्यम से ही जो है यह योगदान दे सकता है, जिसके आधार पर भारत अपनी जो चिप है उसकी जो निर्माण क्षमता है उसको बढ़ा सकेगा। और जो भविष्य में जो है इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं या कब तक इसके बनने की संभावना है या कब तक जो है इनसे व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त होंगे या फिर जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसमें यह योगदान देगा। तो भारत का जो सेमीकंडक्टर का उद्योग है 2030 तक जो है इसके अंदर $63 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। और जो इसकी आर्थिक विकास, रोजगार सृजन या फिर जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सरकार और जो निजी एरिया हैं उनके सहयोग से भारत का जो वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में जो है भारत अग्रसर है। और आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, राष्ट्रपति संदर्भ सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विधेयक की जो समय सीमा है संविधान संशोधन के समान बताया है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये बातें कही गई हैं वो क्यों कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के संदर्भ में सुनवाई के दौरान जो है एक बात को स्पष्ट किया है कि केवल संविधान के जो प्रावधान हैं उनकी ही व्याख्या करेगा। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है केवल जो संविधान के प्रावधान हैं उनकी व्याख्या करेगा। और जो राज्य से जुड़े कोई भी अगर व्यक्तिगत मामला होगा तो उसमें जो है
वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो जो ये संदर्भ है कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनके द्वारा अनुच्छेद 143(1) के तहत मई में जो है उठाया गया एक प्रश्न से संबंधित जो ये न्यूज़ है, जिसमें जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के जो राज्यपाल हैं या फिर जो राष्ट्रपति हैं उनको विधानसभा द्वारा जो पारित विधेयक हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा तय करने का निर्देश जो है क्या सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें दे सकती है। तो जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा यह जो प्रश्न है वे उठाए गए थे। तो जो कोर्ट है उसने 2 सितंबर 2025 को यह कहा है कि विधानसभा से जो पारित विधेयक हैं उनको मंजूरी के लिए राष्ट्रपति अगर या फिर जो राज्यपाल हैं उनके पास भेजा जाता है तो उनके लिए जो सामान्य समय सीमा है वो निर्धारित करना जो है वो उचित नहीं है, क्योंकि संविधान में जो है जो यथाशीघ्र जैसे जो लचीले प्रावधान हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि जो विशिष्ट मामले हैं उनमें समय सीमा तय करने पर जो है वो विचार किया जा सकता है। और उदाहरण के तौर पर 8 अप्रैल को यानी कि 8 अप्रैल 2025 के जो फैसले आए थे, तमिलनाडु का जो मामला था, कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग कर 10 विधेयकों को स्वीकृत जो है वो माना था। यानी कि जो तमिलनाडु के राज्यपाल है उनके द्वारा जो है विधेयक को लंबे समय तक रखने के बाद जो एक केस जो है सामने आया था उसी के अंदर अनुच्छेद 142 का उपयोग करके 10 विधेयकों को जो है वो स्वीकृत माना गया था, जहां पर जो राज्यपाल है उसने लंबे समय तक जो है उन विधेयकों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। और जो ये फैसला है इसके अंदर राष्ट्रपति के लिए 3 महीने का और राज्यपाल के लिए 1 महीने की जो समय सीमा है वो तय कर दी थी, जिसे बाद में राष्ट्रपति संदर्भ के जरिए चुनौती भी दी गई थी। और जो विपक्षी राज्य हैं उन्होंने भी तर्क दिया था कि जो समय सीमा है वो ज़रूरी है ताकि जो संवैधानिक गतिरोध है वो न हो। तो संवैधानिक जो है वो क्या होता है? संवैधानिक यानी जिस चीज़ का जिक्र हमें संविधान के अंदर देखने को मिलता है वो संवैधानिक होती है, और इसी प्रकार से वैधानिक भी होती है, यानी कि जिसका जिक्र संविधान के अंदर नहीं मिलता उसे संवैधानिक कहते हैं। जबकि केंद्र और जो बीजेपी शासित राज्य हैं उन्होंने यह कहा है कि जो विधेयक हैं उन पर सहमति के लिए अदालत समय सीमा जो है वो तय नहीं कर सकती। विपक्ष के द्वारा ऐसा कहा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो संविधान का संशोधक विधेयक है उससे इसको अलग माना है, क्योंकि इन पर जो राष्ट्रपति है उसको सहमति देना अनिवार्य है और उन्हें रोकने या फिर उन्हें पुनर्विचार करने के लिए लौटाने का अधिकार नहीं है। सामान्यतः जो विधेयक हैं उनके लिए जो अनुच्छेद 200 है उसके तहत राज्यपाल के पास अगर कोई विधेयक को मंजूरी देने के लिए भेजा जाता है या फिर रोकने या उस पर पुनर्विचार करने के लिए लौटाने का अधिकार है। यानी कि जो राज्यपाल हैं उसके पास अगर कोई विधेयक आता है तो उसे जो है या तो उसको स्वीकार कर लेवे या फिर उसे जो है अस्वीकार कर दे, यानी कि वापस लौटा दें, या तीसरा ऑप्शन यह होता है कि वह उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दे। लेकिन इसे जो है वह लंबे समय तक जो है वो नहीं रख सकता, क्योंकि अगर वह लंबे समय तक इसे रखता है तो जो विधेयक है उसे पास होने में या फिर जो सरकार कोई भी योजना शुरू करती है तो उससे जो है चालू करने में लंबा समय जो है वो लगता है। और जो अनुच्छेद 143(1) है इसके तहत राष्ट्रपति जो है किसी भी कानून या फिर कोई भी तथ्यात्मक जो प्रश्न है उस पर जो कि सार्वजनिक महत्व का हो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। यह सलाह बाध्यकारी नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट उस प्रश्न पर विचार करने से इनकार भी नहीं कर सकता। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट को जो है ऐसे अधिकार हैं कि वह जो है सलाह देने से इनकार भी कर सकता है, और कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है वो सलाह देनी पड़ती है। लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वह जो है जो दी गई सलाह है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे मानने के लिए जो है वो बाध्य नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था
तो उससे अगर पहले का कोई भी मामला जो है अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है, यानी कि राष्ट्रपति सलाह मांगने के लिए जो है वो कहते हैं, तो उस समय पर जो है सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए जो है वो बाध्यकारी हो जाता है, यानी कि उस समय जो है उसे उस मामले पर सलाह देनी ही पड़ती है। और अगर दूसरे मामले में देखें कि अगर 1950 के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ था और उस समय पर जो है उस समय की स्थिति के बाद या उस समय के बाद की कोई भी स्थिति या केस आता है, तो उस पर सलाह देने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वह बाध्य नहीं होता। और जो अनुच्छेद 142(1) है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में या फिर जो कोई भी विवाद होता है या डिग्री होती है, आदेश जारी करने की शक्ति देता है, जो कि पूर्ण रूप से न्याय के लिए आवश्यक हो। जो ये आदेश हैं किसी भी कानून का कोई भी जो प्रावधान है उसके बावजूद भी लागू हो सकते हैं। और जो अनुच्छेद 142(2) है इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को जो गवाह हैं उनको बुलाने का, दस्तावेज पेश करने या फिर जो अन्य जांच हैं उनके लिए आदेश देने की शक्ति दी गई है, जो कि जो ये आदेश हैं इनको लागू करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, जो चुनावी आंकड़े हैं उन पर विवाद के बीच में जो CASDS है उसके कामकाज की जांच के लिए 3 सदस्यीय जो जांच पैनल है उसको गठित किया गया है। तो ये जो चुनाव के लिए पैनल गठित हुआ है यह क्यों हुआ है, या फिर जो ये न्यूज़ है वह क्या है और चर्चा में क्यों है, चलिए देखते हैं कि जो चुनावी आंकड़े हैं उन पर विवाद के बीच में केंद्र सरकार ने जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी है उसके जो कामकाज हैं उनकी जांच के लिए एक 3 सदस्यों का एक पैनल जो है वो बनाया है। जो ये कदम है CDDS द्वारा महाराष्ट्र की जो विधानसभा चुनाव हैं उनके दौरान मतदाता सूची और जो चुनावी आंकड़े हैं उनसे संबंधित जो गलत जानकारी फैलाते हैं उनके आरोप के बाद जो है वो उठाया गया है। तो जो ये न्यूज़ है वह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो भी जो है करंट के अंदर चर्चा में आता है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमें एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस समय पर जो बिहार के अंदर चुनाव हो रहे हैं या फिर जो चुनाव आयोग जो है वो चुनाव करवा रहा है, तो इसलिए जो ये टॉपिक है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो चुनावी आंकड़े हैं उन पर विवाद भी देखने को मिले हैं। जो CSDS है उस पर जो भारतीय निर्वाचन आयोग है यानी कि जो ECI है उसकी विशेष गहन का जो संशोधन यानी कि SIR की जो प्रक्रिया है और महाराष्ट्र विधानसभा का जो चुनाव है 2024 से संबंधित उसके जो आंकड़े हैं उनमें जो हेरफेर है उसका आरोप लगा रहा है। तो भारतीय जो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है यानी कि जो ICSSR है उसने CDDS को कारण बताया है और नोटिस भी जारी किया है, जिसमें उनके द्वारा जो है वो दावा किया गया है कि जो ये संस्था है ECI इसकी छवि को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या फिर करने के लिए जो पक्षपातपूर्ण डाटा है उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ICSSR ने इसे संवैधानिक संस्था की जो पवित्रता है उसको कमज़ोर करने का प्रयास माना है। और जो संजय कुमार हैं उनने ये सोशल मीडिया पे जो है एक पोस्ट शेयर की, जिस पोस्ट के अंदर जो CSDS है उसके जितने भी सह निर्देशक हैं या फिर जो लोक नीति कार्यक्रम है उनके प्रोफेसर संजय कुमार ने महाराष्ट्र के 2 निर्वाचन क्षेत्र रामटेक और जो देवलाली हैं उनमें जो मतदाता हैं उनकी संख्या में 36 से 38% की कमी का दावा करते हुए एक पोस्ट जो है वो शेयर की थी। बाद में डाटा में जो है उसके अंदर कुछ त्रुटि होने के कारण यानी कि जो वो उस डाटा पेश किया गया था उसके अंदर जो है कुछ गलती होने का हवाला देते हुए उन्होंने उस पोस्ट को जो है हटा दिया और माफ़ी भी मांग ली थी। लेकिन विपक्ष ने इसका फ़ायदा उठाया और इसको जो है विपक्ष ने जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो एक कार्रवाई बताया कि जो धांधली की जा रही है वोटिंग की वो की जा रही है। और इसके लिए बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसे जो है इस जो केस हुआ था उसके ऊपर यानी कि जो शिकायत दर्ज की गई थी उससे बरी भी कर दिया।
तो जो लोक नीति हैं, जैसे कि जो CSDS है, उनके द्वारा हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें कि ECI में जो जनता है उसके भरोसे में कमी, या फिर विशेष रूप से जो गरीब हैं और जो हाशिए हैं उन पर रहने वाले जितने भी समुदाय हैं उनके लिए SIR जो प्रक्रिया है उससे मताधिकार छीनने का जोखिम उजागर किया गया। और सर्वे में यह भी पाया गया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो पश्चिम बंगाल जैसे जो राज्य हैं उनमें लोगों के पास मतदाता सूची का जो सत्यापन है उनके लिए आवश्यक जो दस्तावेज होते हैं वह नहीं है। और जो CSDS है, अगर उसका पुराना इतिहास देखें और उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको देखें तो 1963 में जो राजनी हैं उनके द्वारा जो है इसे स्थापित किया गया था। जो CSDS हैं भारत के सबसे पुराने सामाजिक विज्ञान जो अनुसंधान संस्थान है उनमें से एक है। इससे जो भारतीय राजनीति है, लोकतंत्र है या फिर जो सामाजिक परिवर्तन है उन पर इसका महत्वपूर्ण शोध किया गया है, जिसमें लोक नीति के जो कार्यक्रम है उनके तहत राष्ट्रीय चुनाव का जो अध्ययन है और दक्षिणी एशिया के अंदर लोकतंत्र की जो स्थिति है जैसे कि जो प्रोजेक्ट हैं वो शामिल किए गए हैं। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी होंगी। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।